नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, बात करते हैं अपन अधिगम के बचे हुए दो चार सिद्धांतों की। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनमें से अगर पीछे के एग्जाम में देखा जाए साथियों, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना डिटेल पूर्वक इनकी जानकारी नहीं पूछी जाती है और ये काफी छोटे भी हैं। आराम से देखिए, हो जाएगा टॉपिक। दो चार जो सिद्धांत हैं एक ही वीडियो में करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। पहला है इसमें अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। और ये साथियों जो नाम है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये नाम क्यों पड़ा। अनुभवजन्य, व्यक्ति या बालक अनुभवों के द्वारा सीखता है। अधिगम का मतलब सीखना। अनुभवों के द्वारा व्यक्ति या बालक सीखता है, तो उसी को कहते हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। और कार्ल रेनसम रोजर्स, ये जो इसके अमेरिकन प्रवर्तक हैं अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के, इन्होंने कहा कि जो अनुभवों के द्वारा अधिगम किया जाता है या सीखा जाता है वह अधिक स्थायी होता है, ऐसा इन्होंने कहा। अब इसको, इसके जो प्रवर्तक हैं उसको ध्यान में रखने का देखिए एक ही तरीका है कि रोज 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 आप क्या करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। रोज रोज क्या करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं आप। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखें और नए नए अनुभवों को आप प्राप्त करते हैं रोज रोज। तो ये इस प्रकार से आप कभी नहीं भूलेंगे साथियों इसको। देखिए, अनुभव अनुभव किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकते हैं। जैसे आपके घर में एक मंदिर बना हुआ है साथियों, आपके दादाजी, आपके मम्मी जी, आपके पिताजी रोज रोज भगवान के सामने अगरबत्ती इस प्रकार से घंटी को रोज रोज हिलाते हैं। और आप बच्चे हैं अभी, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं साथियों। और कभी ना कभी फिर आप भी यही क्रिया करेंगे। ये तो आप देखा इसको, शुरुआत में तो देखा इसको कि ऐसे मम्मी पापा रोज रोज इस भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, घंटी लाते हैं, कभी अगरबत्ती करते हैं। वही क्रिया जब आप करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, आपका अनुभवों के द्वारा सीखा गया ज्ञान। और वह बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। या इसके और उदाहरण है साथियों। जैसे आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, तो शुरुआत में क्या करते हैं, आप साइड में बैठे उसको देखते रहते हैं कि ये चला रहा है, इस प्रकार से गियर को बदल रहा है, ब्रेक डाल रहा है, कभी रेस दे रहा है। लेकिन साथियों, जब तक आप इस सीट पर बैठ करके खुद नहीं चलाएंगे, तब तक आपको वह अनुभव प्राप्त नहीं होगा जो वास्तविक होता है। क्रिया आपको स्वयं स्वयं करते हैं तब अच्छे से सीखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सीख सकते हैं, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। रोजर्स ने प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु यह सिद्धांत विकसित किया था। प्रौढ़ व्यक्ति, बूढ़े व्यक्तियों के लिए। इसे किशोरों तथा बालकों का अधिगम प्रक्रिया के स्पष्टीकरण हेतु भी प्रयोग में लाया जाने लगा। इन्होंने बताया कि अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए, इनका मानना था कि जानवरों एवं मानव के व्यवहारों में अनुभव द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है या कम या ज्यादा सीखा है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन। अतः किसी भी बालक को अनुभव के माध्यम से अधिक अधिगम करवाने का अवसर देना चाहिए। वही बात है साथियों, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया। अब मोटर गाड़ी को आप सीखना चाहते हैं, तो जब तक आप स्वयं इस सीट पर नहीं बैठेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। अधिक अधिगम करवाने का अवसर देना चाहिए। अ, अनुभवों के माध्यम से अनुभव तभी प्राप्त होगा जब आप स्वयं करेंगे उस क्रिया को। तो ये है कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अब देखिए, टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, यानी चिन्ह, साइन, साइन के द्वारा सीखा जाता है। यहां से देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, टोलमैन। मैन, मैन क्या करते हैं साथियों, साइन करते हैं। क्या करते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो इससे ध्यान में रखें, टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। समझने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के सामने रोज चिन्ह प्रदर्शित होते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर इसको देखा जाए, जैसे मैं पंखे का उदाहरण दूं, आपके सामने पंखा पेश कर दिया और उसकी सहायता से आपको
कभी ग्लोब को समझाऊं, कभी रेलगाड़ी को समझाऊं, कभी हवाई जहाज को समझाऊं, कभी कंप्यूटर को समझाऊं, तो क्या ये उचित होगा साथियों? नहीं होगा साथियों। यानी जब आपके सामने रेलगाड़ी को समझाया जा रहा है तो रेलगाड़ी का चित्र या रेलगाड़ी को दिखाया जाएगा तो वह उचित होगा। उससे आपका अधिगम और ज्यादा स्थायी होगा, ना कि एक ही चिन्ह को प्रदर्शित किया जाए। तो इस प्रकार से चिन्हों के द्वारा जो अधिगम करवाया जाता है वो व्यक्ति के दिमाग में फीड हो जाता है। तो ये है टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इस मैन से आप याद रखें, मैन क्या करता है? साइन करता है साथियों। क्या करता है? साइन। तो यही है टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, टोलमैन व्यवहारवादी होने के बावजूद वाटसन, पावलोव, एडविन गुथरी से पूर्णतया क्या है? अलग है। टोलमैन ने अधिगम के संबंध में ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, चूहों व बंदरों पर प्रयोग किया था। किसने किया? चूहों और बंदरों पर टोलमैन ने। तथा इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने यह सिद्ध किया कि व्यवहार वातावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है। वातावरण में अनेक प्रकार के उद्दीपक हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिनसे आपको उद्दीपक मिलता है। ठंडा है, गर्म है, दर्द है, ये सारे क्या है? उद्दीपक हैं। और इन्हीं से आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, इनसे आप अभिप्रेरित होते हैं। शिक्षक को कक्षा में पाठ्यक्रम सिखाते समय छात्र के वातावरण को सुनियोजित रखना चाहिए। मतलब बोर्ड के सामने है, चौक का डिब्बा होना चाहिए, यहाँ पर ये ग्लोब नहीं होना चाहिए, इधर ग्लोब लगाया हुआ होना चाहिए, इधर मानचित्र होने चाहिए। इस प्रकार से छात्र के वातावरण साथियों अच्छा होगा। अब यहाँ पर किताबें वगैरह बिखरी हुई हैं, चौक चौक बिखरी हुई हैं, तो वह फिर क्या सीखेगा? वह भी वैसी ही क्रिया करेगा। तो वातावरण अच्छा होगा तो वह सीखने में सहायता करेगा, ऐसा कहा है टोलमैन ने, ताकि वातावरणीय चिन्हों द्वारा आसानी से अधिगम हो सके। इसके और भी नाम हैं साथियों, ये नाम भी ध्यान में रखें। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, प्रतीक प्रतीकात्मक सिद्धांत, चिन्ह चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन दो के बाद में तीसरा आपका आता है साथियों डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। आसु आसुबेल ने क्या कहा साथियों कि जो शब्द हैं अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल शब्द है, नंबर हैं, उनके द्वारा अधिगम को अधिक स्थायी किया जा सकता है। यह कहा डेविड आसुबेल ने। देखिए, डेविड आसुबेल ने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया, मॉडर्न, तथा मुख्यतः यह बताने की कोशिश की गई कि सीखने की प्रक्रिया में जब नए विषय को शिक्षार्थी अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उस नए विषय के पाठ का क्या होता है, अर्थात नए विषय को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में स्थायी तथा अर्थपूर्ण अधिगम होता है। इस प्रकार की बात कही डेविड आसुबेल ने। पुराना ज्ञान और उसको काम में लिया जाता है नए ज्ञान को सीखने में। ब्रूनर तथा आसुबेल दोनों के सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। ये इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है डेविड आसुबेल के अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत में। जिन शब्दों के अर्थ निकलते हैं उनसे जो बालक है वो आसानी से सीख पाएगा। अब देखिए कुर्ट लेविन साहब का तल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत, फील्ड या स्पेस। एक साथियों, आपने अगर मोटिवेशन का वीडियो देखा है कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टकला नाम से जब भी आप सर्च करेंगे तो आएगा मोटिवेशनल वीडियो। वहां पर वो जो टकला व्यक्ति है साथियों, बुरी मानने वाली चीज नहीं है साथियों, वो टकला बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, मैं भी जब सर्च करता हूं तो टकला नाम से ही करता हूं। वो हमेशा कहता है साथियों कि आप फील्ड में उतरिए, फील्ड में। ये नाम बहुत बार उपयोग में लेता है कि फील्ड में जो उतरेगा वह कुछ ना कुछ करके जाएगा। तो यही है तल रूप क्षेत्र का सिद्धांत। यानी बच्चे को जब फील्ड में उतार के स्वयं करने का मौका दिया जाएगा तो वह अच्छे से सीख पाएगा। तल रूप क्षेत्र का सिद्धांत, कुर्ट लेविन। देखिए,
जन्म इनका 1890 में हुआ। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जो ये बातें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो बाद में अमेरिका जाकर बस के वहाँ के स्टैनफोर्ड तथा आईओवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आसीन हुए। ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रखें 1890 में। और जर्मन मनोवैज्ञानिक, ये पूछ लिया जाता है कई बार, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे वो, क्योंकि ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के या रूस के हैं। रूस का कौन सा था? इवान पावलोव। कोर्ट लेविन रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने यह सिद्धांत 1917 में पीएचडी शोध कार्य के आधार पर विकसित किया। इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना है। वातावरण, वही बात है, फील्ड, अर्थात जो व्यक्ति के जीवन की बाधाओं पर विजय दिला सके। बालक को वातावरण, क्षेत्र, इन्वायरमेंट, फील्ड में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, जिसे वह दूर करता है, हल करता है तथा अपने उद्देश्य पर पहुंचता है। जब वह फील्ड में उतरेगा, स्वयं करेगा किसी कार्य को, तो अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी साथियों। शुरुआत में तो क्या करता है? देख के सीखता है, आपसे देखता है, लेकिन वह उसके मन मस्तिष्क में पूर्णतया नहीं बैठती हैं जब तक वह फील्ड में स्वयं नहीं उतरेगा। वातावरण में जब वह स्वयं उतरेगा तो उद्देश्य को प्राप्त करने में उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयां महसूस होंगी, और उन कठिनाइयों को दूर करते हुए वह एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करेगा। उद्देश्य कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियां रखते हैं। इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, यानी मोटिवेशन उसको लगातार मिलता रहना चाहिए, नहीं तो वह निराश हो जाएगा। वही बात है जो पीछे के आपने पढ़ी है। लेविन के अनुसार अधिगम निम्न 4 चरणों में होना आवश्यक है। लेविन साहब यह कहते हैं कि जो अधिगम है इनके अनुसार 4 चरणों में होना चाहिए। अब वो चरण और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए इसको, ये 4 चरण बताए हैं लेविन साहब ने। आकांक्षा स्तर, आकर्षक उद्देश्य, स्मृति की गति, पुरस्कार व दंड। साथियों, मैं प्यार करता हूं आकांक्षा से। किससे प्यार करता हूं? आकांक्षा से। और वह दिखने में क्या है? बहुत ही सुंदर है, आकर्षक, और हमेशा मैं अपनी याद में उसको बनाए रखता हूं। क्यों? क्योंकि वह मुझे कभी कभी पुरस्कार देती है और कभी कभी वह मुझसे नाराज भी हो जाती है, दंड देती है। तो इस प्रकार से आप चारों को याद रख सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है जिससे मैं प्रेम करता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। आकांक्षा नाम की लड़की, उससे मैं बहुत ही प्यार करता हूं, दिखने में बहुत ही सुंदर है और हमेशा उसको याद में बनाए रखता हूं। वह मुझे कभी क्या करती है? प्रेम करती है, यानी पुरस्कार देती है, कभी वह मुझसे नाराज हो जाती है, यानी दंड देती है। तो इस प्रकार से आप चारों को क्रम से लेविन साहब ने दिए हैं। अधिगम को सीखने में जो सहायक हैं 4 चरण, इनको ऐसे याद रखें। लेविन ने अपने इस सिद्धांत में इन 3 का उल्लेख किया है साथियों। एक है जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। अब इसको समझे, जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, यानी दायरा कितना है। अब मोदी साहब हैं, देखिए कितना इनका दायरा अलग है, कितने क्षेत्र विशेष में फैले हुए हैं। एक थे आसाराम जी। तो ये है, सबका जीवन दायरा है वो अलग अलग होता है साथियों। किसी व्यक्ति के जीवन दायरे को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का भी नाम दिया गया है लेविन साहब के द्वारा, लाइफ स्पेस। एक है आपका वेक्टर्स एवं कर्षण शक्तियां, यह भी इन्होंने बताई। ये भौतिक शास्त्र और मैकेनिक्स से जुड़ी हुई हैं साथियों। वेक्टर्स का मतलब होता है दूरी और दिशा, दूरी और दिशा। कर्षण शक्तियां जो बल से संबंधित है, किससे? बल से। और इनका यूज किया जाता है भौतिक शास्त्र और मैकेनिक्स, इनको भी इन्होंने उपयोग में लिया। एक शब्द है टोपोलॉजी साथियों, टोपोलॉजी। इस शब्द की अवधारणा लेविन ने गणित के क्षेत्र, यानी ज्यामिति जो आकृतियां हैं, उनसे ग्रहण किया है। तो ये तीनों शब्द आप ध्यान में रखेंगे। इसके 3 शब्दों का उल्लेख किया है, जीवन दायरा, वेक्टर एवं कर्षण शक्तियां और टोपोलॉजी। अब देखिए एक ये और है, सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत साथियों, मिलर, इसको समझने का प्रयास करें। मिलर, यानी जब कोई व्यक्ति आपसे मिलने आता है, जब कोई मिलर से मिलने आता है, जब कोई व्यक्ति, तो
उससे आपको क्या मिलती है? नई सूचना मिलती है। हमेशा जब भी कोई नया व्यक्ति आपसे मिलने आएगा, वह नई सूचना लेकर के आएगा और उससे अनेक प्रकार की एक्टिविटीज होंगी, प्रक्रिया। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा ध्यान में रखें। सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, जॉर्ज मिलर, ये प्रवर्तक हैं इसके। इन्होंने बताया कि समान भाषा या अधिगम योग्य वातावरण के माध्यम से प्रभावी होता है। अब ये जो मिलने आए साथियों आपसे, आप भी अच्छे से इनके बारे में परिचित हैं और इनकी भाषा भी क्या है, आपके समान ही है, इसलिए आप इनकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। योग्य वातावरण के माध्यम से प्रभावी होता है क्या? अधिगम। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत पृष्ठ पोषण के माध्यम से पूर्ण होता है। सूचना प्रक्रियाकरण नवीन अनुभवों को ग्रहण करने तथा व्यवहार करने के लिए नए तरीकों को सीखने में मदद करता है तथा विद्यार्थियों को वांछित संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण में भी सहायता करता है। मुख्य चीजें यही ध्यान में रखें, ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है साथियों। आगे इसमें दे रखा है सूचना प्रक्रिया का संप्रेषण तकनीकी पर आधारित है। यानी जो आप मेल मिलाप करते हैं उनसे, इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, प्रेषक है कोई छापने वाला, स्रोत उसके लेखन किया जाता है, और कोई माध्यम इसके लिए होगा, ग्राहक ग्रहण करने वाले, प्राप्त करने वाले, और लास्ट में क्या है? पृष्ठ पोषण, उसको दिमाग में फीड किया जाता है। तो ये है आपका सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। तो साथियों ये अधिगम के सिद्धांत हैं, 3-4 जितने भी बचे थे सभी करवा दिए गए हैं। अब एक वीडियो इस प्रकार का लाया जाएगा साथी में, जिसमें सभी सिद्धांतों को एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य मुख्य बातें सारी उसमें फीड कर दी जाएंगी वीडियो में, जिससे आप आसानी से इनको ध्यान में रख सकें। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।